नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का शिक्षक भर्ती के यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, सी-टेट जनवरी 2001 का मैथ्स का पूरा सॉल्व पेपर हम बात करेंगे। 15 पेडागॉजी के और 15 जो आपके कंसेप्ट के प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, ऐसी ट्रिक बताएंगे अब आग इसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये जो 15 प्रश्न आपके कंसेप्ट के रहते हैं 10 से 12 मिनट में आप लोग कर पाएंगे। वो कैसे पॉसिबल होगा, इस वीडियो को अंत तक बने रहें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ना हमें सलूशन करने की ज़रूरत होगी, केवल हमें 10 से 15 सेकंड में आंसर निकाल आएंगे। और निकालते कैसे आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की जो संभावना है वह न्यूनतम होगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, छात्रों के गलत उत्तरों को पूरा हल देना। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन में कौन से चरण पर होगा। किसके? वैन हील के मानस चिंतन में कौन से चरण पर होगा। तो वह स्तर 2 संबंध चरण पर होगा। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो साइचर गुण के प्रकार से उल्लेखित किया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए साथियों, गणित शिक्षण अधिगम के विषय में नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण के प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता। यह हमारा कथन जो है सत्य दिया गया है। गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही बात है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया जिसमें संवाद सम्मिलित है। तो गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया जिसमें संवाद सम्मिलित है। ये जो कथन आपका सत्य नहीं होगा गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में। बाकी गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा कथन आपका असत्य हो जाएगा, या कि नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेकर 5 तक के क्लासों के लिए बात कर रहे हैं। इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी कमेंट करेंगे अगर आपको पता है। देखिए ABCD आपका दिया गया है कि संख्याओं की अंतरदर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना चाहिए, और डी दिया गया है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। और नीचे आपके ABCD ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन होगा ए और डी होगा। अर्थात प्राथमिक स्तर को पढ़ाने के लिए संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और संख्याओं के अनुक्रम असंगत को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस संख्याओं के जो अनुक्रम के असंगति है और जो आपके अंतर्दर्शी समझ है इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर गणित को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो प्राथमिक स्तर के पढ़ाने के लिए गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेगेटिव प्रश्न बताना है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो पहला ये ऑप्शन हमारा सत्य नहीं दिया गया है, तो पहला असत्य हो जाएगा। बाकी गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है और गणितीय संकल्पनाओं
की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। ये सही है, लेकिन पहला ही ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिबिंब विवेचन या दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो वह है चौपड़ आकृतियों को पहचानना हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जानते हैं क्या प्रश्न पूछा गया था? बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त होगा? किसकी संकल्पना पढ़ाने के लिए? भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए। तो सबसे उपयुक्त इसमें जो होगा वह होगा, क्या होगा? कि इंजीनियर छड़े हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? भिन्न की संकल्पना पढ़ाना है तो आपकी क्या हो जाएगी? कि इंजीनियर छड़े होनी चाहिए। जो लोग जियो बोर्ड करते हैं गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है जान लेते हैं। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं। इसमें क्या होता है? संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक में हुआ है, क्योंकि 3 पेंसिल कई समूह पर है तो ये क्रम पर हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि नहीं होगा? सभी कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन नहीं सही होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, आपका पहला ही होगा कि प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? 3 क्या है? क्रम सूचक कह रहा है। तो क्रम सूचक किसमें हो रहा है? कि मैं इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तीसरी मंजिल पर रहता हूँ मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये क्या कहलाएगा? क्रम सूचक हो जाएगा। तो तीसरी मंजिल पर रहना जो है ये क्या कहला जाएगा? क्रम सूचक भाव की बात करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध को पहचानना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? कि किसी आकृति के आकार उसके परिणाम का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही बात है। कोई आकृति होगी, आकृति के आधार पर ही उसका परिमाप जो है निर्धारण करेगा, क्योंकि हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, गणित की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है। तो जब आप पढ़ेंगे सारे ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन होगा शुद्ध कथन यही दिया गया है कि बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है। तो बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। अगला प्रश्न आ चुका है। अब आप प्रश्न करेंगे, हम कंसेप्ट वाले प्रश्न करते हैं और इन्हीं प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से समझना है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष फल का दुगुना है। यदि शेष फल 5 है तो संख्या क्या होगी? अब आप लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे तो 1 से 2 मिनट आपका चला जाएगा, लेकिन हमें 10 से 15 सेकंड में कैसे सॉल्व करें? क्योंकि आपसे 15 से 20 सेकंड आपके क्वेश्चन को पढ़ने में चला जाता है, फिर उसको समझने में हमें केवल 10 से 20 सेकंड ही होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, पहले क्या कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष फल का दुगुना है, और शेष फल 5 दिया गया है। ठीक है, तो 5 गुणे 5 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 25। हमारा आंसर आ जाएगा 25। पहला ऑप्शन सही होगा। कुछ नहीं करना है, ठीक है, प्रश्न को पढ़िए और देखिए अंक को और ऑप्शन मारिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे? 1 2 धन 3 धन 4 धन 5। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20, हमने 5 लिखा। अब इनका योग कीजिए, क्या आपका 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 4 9 3 12 14 15 ही आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 क्रमागत संख्या तो हम 6 भी ले लेंगे और एक को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 क्रमागत संख्याएं हमें लेना है। ये नहीं कहना कि प्रथम लेना है कि सेकंड लेना है, तो पहले को हम कट कर देते हैं। अभी हमें लगातार 5 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी, 2 3 4 5 6। अब इनका योग कीजिए, 5 6 11 4 15 3 18 2 20 हो रहा है ना। अब इससे ये हमारे 5 लगातार संख्याएं हो गई। इससे प्रश्न कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? अब हमें 1 2 3 नहीं लेना है, इसी से 3 क्रमागत संख्याएं ले लेना है, 2 3 4, और इनका योग बता दिए, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। तो देखिए 9 हमारा किस ऑप्शन दिया गया? 4th ऑप्शन में दिया गया है। तो बहुत ही सरल से भाषा में है, समझिए।
सारे प्रश्न आपको ट्रिक के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में आप लोग कंसेप्ट वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, गारंटी के साथ सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इस प्रश्न बहुत ही बड़ा लगेगा लेकिन आसान से हम सॉल्व कर पाएंगे। एक वर्ग के रूप में तार 144 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि किसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, सीधे सॉल्व करने पर लग जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, एक चीज़ करना है और वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ करना क्या है। कितना दिया गया है, 144 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है और कितनी तार मोड़े जा रही, 16। 144 में 16 माइनस कर दीजिए। 144 में जब आप 16 माइनस करें कितना आ जाएगा, 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। कोई गुणा भाग, कोई नियम कानून, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। और भिन्न के लिए सभी को पता है हमें क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, प्रत्येक अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 5/6 है तो 5 में 6 का भाग करके देखना पड़ेगा, भाग तो नहीं जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, दशमलव लगेगा, यहाँ भी शून्य आ जाएगा, फिर 6 8 48 ऐसे जाएगा, फिर 2 बचेगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 3 18 हो जाएगा, 0.8383 हो जाएगा। इसी प्रकार सब करेंगे तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर हमारी 5/6 निकलेगी और सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी निकलेगी, 3/4 निकलेगी, जो कि पहले और दूसरे में दिया गया है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप लोगों को सही होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करें। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है, अस्मिता विद्यालय को गोष्ठी में 8:30 AM में से 15 मिनट लेट पहुंचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंची। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या होगा। अब आप लोग सीधा गुणा भाग करने लगेगा। कुछ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, एक बात आपको समझ लेना। क्या समझ लेना, आइए बताता हूँ, बहुत ही आसान भाषा में बताऊँगा, इसको समझ लेना है। देखिए 8:30 और 15 इनको प्लस कीजिए, कितना आएगा, यानी 8:45 हो जाएगा और 40 मिनट देरी से पहुँचती यानी -40 मिनट यहाँ पे कर दीजिए, तो क्या बचेगा 8:05, 8:05। ठीक है, तो 8:05 यानी कि हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, जी हाँ, सेकंड ऑप्शन सही होगा। कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में सॉल्व कीजिए, समझिए। और आई होप सभी प्यारे मित्र इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और आने वाले क्लासेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान में समझिएगा। 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक जो क्षेत्रफल भी वह 48 वर्ग सेंटीमीटर है। तो पहली बात यहाँ पे समझना है, 48 बराबर क्या करेंगे हम, सभी को पता है कि 1 गुणे 48 करेंगे 48 ही आएगा। फिर दूसरे में क्या करेंगे, 2 गुणे 24 कर लीजिए 48 आ जाएगा। तीसरे में 3 गुणे 16 कर लीजिए आपका 48 ही आएगा। 4 गुणे 12 कर लीजिए 48 ही आएगा और 6 गुणे 8 कर लीजिए 48 ही आएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, सभी कमेंट के 5 प्रकार से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी के एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उसका कुल कितने क्षेत्रफल उपस्थित होगा। देखिए 19वां मतलब समझना, यही हम गलती कर देते हैं। 19वां स्थान मतलब क्या होगा, 18 इधर होंगे और 18 इधर होंगे, तभी चाहे इधर से गिनो 19वां आएगा, इधर से गिनो तो 19वां आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 है। अब इधर से गिनोगे तो क्या आएगा, तीसरा आ जाएगा, इधर से गिनोगे तो तीसरा आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने छात्र हो जाएंगे, देखिए 19 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों तरह से, और 18 इधर हो जाएंगे और 18 इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 दूनी 36 और 19 1, कितना हो जाएगा, टोटल 37 होंगे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई ट्रिक, कोई गिनती, कोई पहाड़ा नहीं, कोई आपका सूत्र नहीं, कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट आप लोग आंसर सॉल्व करेंगे। एक संख्या के 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक दुगना है, तो संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखिए समझिए क्या है। 100 के आधे से अधिक है मतलब 50 से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक है मतलब 60 से अधिक है,
8 दहाई से कम है मतलब 80 से कम है। इसके अंकों का योग 9 है, तो 9 तो सभी है, लेकिन 60 से ज़्यादा और 80 से कम केवल 2 ही मिलते हैं। तीसरा और चौथा है ऑप्शन। अब देखिए इनके दोनों का योग भी 9 है। इस दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो 2 7 का दुगना नहीं, लेकिन 3 का दुगना 6 है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न समझिए। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तु नीचे दी गई है। क्रेयॉन, एक पैकेट, पेंसिल, स्केच, ये सारी चीज़ों का दिया गया है, ठीक है। और लास्ट में ये पूछा गया है कि जो पैकेट हैं, ठीक है, सजावटी, उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब देखिए ऑप्शन दिया गया है 100 रुपये, 102 रुपये, 98, 86 दिया गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ट्रिक पूरा आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कैसे, देखिए पहले पैसे जोड़िए आप। 50 पैसे, 50 पैसे से कितना हो गया 1 रुपये, फिर 50 पैसे कितना हो गया 1.5 रुपये, यानी जो हमारा आंसर आएगा पैसे में आएगा। अब देखिए ऑप्शन में कितने दिया गया है, तो 2 दिया गया है, 2 पैसों में दिया गया है, 86 और 100 दिया गया है। अब हमें जोड़ना पड़ेगा लगभग कितने के आसपास जाता है, ठीक है। तो 15, 14, 15, 15, 30, 29 हो जाएगा। 29, 22 कितना हो गया, तो 29, 2, 31 और 31, 20 51, 51, 7, 58, 10 कितना हो गया, 58, 10 कितना हो रहा है 68 हो रहा है। 68, 2 70 हो रहा है। 70, 2 72 हो रहा है। और 72, 5 कितना हो रहा है, सभी कमेंट करें, 77 हो रहा है। अब चमकीली कागज़ 5 सीटें और 1 पैकेट सजावटी खरीदे हैं। चमकीली क्या कह रहा है यहाँ पे, 5 सीटें खरीदी हैं। अब इनका टोटल हमें प्लस करना है। चलिए सभी लोग प्लस कीजिए, कितना आ रहा है हमारा। तो जब इनको भी आप लोग इतना तो करेंगे और ये भी आपका नीचे प्लस करेंगे, तो टोटल आपका जो आंसर आ जाएगा वह आएगा 100 रुपये 50 पैसे आएंगे। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय क्या होगा। देखिए यह यात्रा संबंधी सीटेट में पूछा जाता है, एक प्रश्न कन्फर्म है। देखिए 30 मई 2020 को 23:40 मतलब ये 12 बजे के पहले कितना 20 मिनट पहले, इसके बाद फिर आपका 1 बज जाता है। तो 30 मई की रात को हमारा 20 मिनट 30 मई का हो गया। फिर इसके बाद 31 मई को पूरे 24 घंटे चलते, ये मिनट में है और ये 24 घंटे में हो गया। ये आपको ध्यान देना, 0 घंटा 20 मिनट, 24 घंटे 0 मिनट, ये हमारा 31 हो गया। फिर 1 जून को कब पहुंचती है 5:15 पे, तो 5 घंटे और 15 मिनट इसको प्लस के लिए टोटल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 20 और 15 प्लस करेंगे 35 आ जाएगा, 35 मिनट आ गया, ठीक है। और 24, 5, 29, तो 29 घंटे 35 मिनट आ गया। अब देखिए 35 मिनट एक ही ऑप्शन दिया गया, तो मिनट में ही हमारा आंसर आ गया, 29 घंटे 35 मिनट आ जाएगा। अब देखिए बहुत ही बड़ा आपको प्रश्न दिखेगा, ठीक है। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10वें 1000वें अंक का 3/4 है। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी आवाज़ संख्या, कुछ नहीं करना, अंतिम जो है उस क्षण को याद कीजिए। यदि इकाई का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो वह संख्या है, और 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, 1000वें संख्या का। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000वें, यहाँ पे 3 आएगा, 3 तो 9 से पहले जो है सबसे बड़ा अभाज्य नहीं होगा, ना ही आपके इसमें 2 होगा। 7 और 9, 9 तो है नहीं है, तो आपका 7 क्या हो जाएगा अभाज्य हो जाएगा। यही तो प्रश्न कह रहा है, क्या है कि 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 1 अंक वाली इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 7वां आ रहा है, और 7वां 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो देखिए हमारा यहीं पर हमारा सही हो जा रहा है, कोई भी आपका ये रामायण पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है, 17,863 को पाने के लिए 8,008, 8,088, 8,808 का योग में से क्या घटाया जाए। बहुत ही सिंपल साधारण में आपको समझ लेना है। क्या समझना है, देखिए करना क्या है, इन तीनों टोटल योग कर लीजिए, इन तीनों का योग कर लीजिए। इन तीनों का योग कितना आएगा 24,904 आ जाएगा। इनमें से आपको 17,863 माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7041 आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही होगा, माइनस करके चेक कर लीजिए।
अगला प्रश्न देखिए, 16 लीटर धारिता वाला एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः से भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। और मग की धारिता क्या होगी? देखिए यहाँ पे मिलीलीटर में दिया गया है और यहाँ पे लीटर में दिया गया है, तो पहले हम लीटर को मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो 16 गुणे 1000 करेंगे, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो 16000 यहाँ पे हमारा क्या होगा, मिलीलीटर हो गया। कितनी मग बांटता है? 50। तो 50 मग का यहाँ पे भाग कर दीजिए, 0 से 0 कट गया और 1600 को 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 3 15, 100 बचा, 5 दूनी 10, 320 ml आ जाएगा। अब देखिए 320 मिलीलीटर हमारा सेकंड ऑप्शन पर सही दिया गया। बहुत ही आसान में समझ आ गया। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक टैक्सी का मीटर 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर रेलवे स्टेशन की यात्रा के लिए केवल 258 रुपये का किराया दिया, तो उसकी दूरी ज्ञात करना है कि उसने कितनी यात्रा तय की या उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी क्या है। देखिए पहले 2 किलोमीटर कितना आ गया, 50 रुपये लिया। इसके बाद प्रति किलोमीटर वह 16 का भाड़ा जोड़ता है। अब देखिए 258 टोटल देता है, 258 में 50 माइनस कर लीजिए, तो हमारा कितना बचता है, 208। मतलब 16 का भाड़ा पढ़िए 208 बार चला जाए, कितनी बार जाएगा उतने किलोमीटर हो जाएगा और 2 किलोमीटर आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 16 गुणे आप 10 करेंगे तो 160 होगा, और भी करना पड़ेगा। तो 16 गुणे 13 करके देखिए, जब आप 16 गुणे 13 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए 16 गुणा जब आप 13 करेंगे तो आपका 208 आएगा और 50 भाड़ा ये ले चुका है रुपए में। 16 क्या आ जाएगा, रुपए आ जाएगा, 13 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 16 रुपये प्रति किलोमीटर लेता, उतने उसने कितना 13 किलोमीटर गया, तो 208 आ गया और 50 पहले 2 किलोमीटर का लिया था, 258 टोटल हो गया। तो 13 किलोमीटर ये हो गया और पहले अब 2 किलोमीटर ये हो गया, तो 13 2 कितना हो गया, टोटल 15 किलोमीटर हो गया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए समझिए इस प्रश्न को। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त विषयों को अंक दर्शाती है। ये देखिए अंक दर्शाए गए हैं और यहाँ पर बताना क्या होगा। तो एक चीज़ समझिए, इन दोनों का प्राप्तांक आपको बराबर आएगा। चेक कीजिए, 390 इसके भी आएंगे, 390 इसके आएंगे, तो प्राप्तांक बराबर है, अर्थात मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देखिए कि गणित के शिक्षण निगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो कौन सी प्रक्रिया वांछनीय होगी? सभी को पता है कि संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना, यह हमारी प्रक्रिया वांछनीय हो जाएगी। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित में से कुछ प्रश्न किए और ये प्रश्न 4 आपके दिए गए हैं, A B C D, ये 4 प्रश्न किए और इस प्रश्न पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो ये प्रश्न किया गया था, तो यहाँ पे क्या प्रश्न किया गया था मैं आपको बता देता हूँ कि A व C बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और B व D मुक्त वाले हैं। अब देखिए A व C बंद सिरे वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आयत पूछा गया, ये भी बंद सिरे वाले हैं। और अभाज्य संख्याओं के मध्य जो है 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का सूची बनाना है। तो सूची बनाना भी है, क्या हो जाएगा, सभी कमेंट करें, बंद सिरे वाले प्रश्न। और B और D क्या होंगे, मुक्त वाले प्रश्न हो जाएंगे। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यक 4 है और आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी हो मुझे बताएं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे मैथ्स के पूरा सॉल्व पेपर। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सीटेट की बेस्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह सारे प्रश्न सारे पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।